अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ 21 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। हेल्थ 21 वो प्लेटफॉर्म जहां पर आपसे मुतालिक जो आपकी सेहत से मुतालिक जो बीमारियां हैं या क्या आपको मज़ीद परेशानियां हो सकती हैं या क्या हो चुकी हैं और उस पर डॉक्टर्स की आगाही किस तरह से आप तक पहुंचानी है, ये प्लेटफॉर्म वो किरदार अदा करता है। इसी तरह से आज जो हमारा टॉपिक है वो है दांतों का। यकीनी तौर पे एक अच्छा फिट जब होता है कि जब आप एक अच्छी सेहत के साथ किसी के सामने जाते हैं या किसी को अपने सामने बैठने के बाद जब उससे हम कलाम होते हैं तो वो आपसे पूरी तरह से मुतमईन रहता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से सेहतमंद होते हैं उसके सामने। और इसी के साथ साथ जो दांतों का मसला है वो शायद बहुत अच्छे तरीके से हम उसको देख नहीं पाते हैं। ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि सुबह में ब्रश करते हैं, फ़ौरन ब्रश करा 2-3 सेकंड और फ़ौरन फिर भागने के लिए खड़े हो जाते हैं, कामों में अपने लग जाते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसको हम अगर नज़रअंदाज करेंगे तो इसमें बीमारियां होती हैं और यकीनी तौर पे आगे चल के इसके लिए बहुत मसले मसाइल खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। फिर दांतों का झड़ना है, दांतों का सड़ना है, मुंह से बू आना है, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसकी क्या अलामत हैं, डॉक्टर्स इस पे क्या रिकमेंड करते हैं, डेंटिस्ट पे क्या रिकमेंड करते हैं, उसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर मोहम्मद जैद साहब हैं जो कि डेंटिस्ट हैं और यकीनी तौर पर वो इस चीज़ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज जो टॉपिक आपने इंट्रो हमारा सुना होगा कि यकीनी तौर पे दांतों पे ही है और आपसे इस चीज़ पे ज़्यादा आगाही बनती है। क्या कहेंगे सबसे पहले तो जो सूरत हाल हम देखते हैं, लोग बड़ी जल्दी में होते हैं, 2-3 सेकंड उन्होंने ब्रश करा और काम ख़त्म और अपने भागा दौड़ी में लग जाते हैं। क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं, आगे चल के क्या होते हैं, वक्त के साथ साथ किस तरह से चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं? देखिए, बेसिकली होता है ये कि हम अपनी रूटीन में से डेली बहुत सारा टाइम जो होता है हम ना कुछ चीज़ों पे ज़ाया कर देते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हेल्थ रिलेटेड होती हैं उसके लिए हम बिल्कुल टाइम नहीं निकालते। उसमें से हेल्थ रिलेटेड हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम दांतों की ब्रश नहीं करते, हम ज़्यादा अपनी स्किन की केयर नहीं करते, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अगर दांतों के रिलेटेड बात करें, ओरल हाइजीन के रिलेटेड बात करें तो दांत जो होते हैं उनकी सफाई ज़रूरी होती है, मॉर्निंग में आप करें और एक दफ़ा रात में सोते हुए करें। लेकिन लोग अपनी रूटीन की वजह से वो अक्सर व बेशतर उसको मिस कर देते हैं। तो उसके बाद जब उस एक आफ्टर सम टाइम हमें फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर रहा होता है, इग्नोरेंस कर रहा होता है। आम तौर पे हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला ये है कि पेशेंट हमारे पास तब आता है जब एक सीवियर किस्म का उसको प्रॉब्लम हो जाता है, वो उससे पहले नहीं आता। तो हमारे पास यही होता है कि हमारे पास या वो मिड स्टेज के अंदर आता है या लास्ट स्टेज में आता है। तो हमारे पास एक रूटीन के अंदर जो आपकी यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मोस्टली हर 6 मंथ टू 1 ईयर वो आपको रिकॉल करती हैं पेशेंट को। उनका सिस्टम जो होता है उनको रिकॉल करता है, पेशेंट को बुलाते हैं, उनका चेकअप किया जाता है और उनको बताया जाता है कि देखिए आपके ये हेल्थ के अंदर ये इशू आ रहे हैं और आपने फ्यूचर में इनको इस तरह से डील करना है। सही। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि पेशेंट को जब कोई कंप्लेन स्टार्ट हो जाती है या जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है तब ही आता है। और उसके अलावा बाकी और बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स फेस हम लोगों को करने पड़ते हैं। अच्छा, यही जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जब परेशानी बढ़ जाती है, हाथ लगा के दांत को फिर पहुंचते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ये हो गया, हमारे साथ ऐसे हो गया। लेकिन क्यों होता है, ये वजूहात क्या है? जिस तरह से भी मैंने जिक्र किया कि 2-3 सेकंड ब्रश करा और फौरन भागना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ और क्या ऐसी जो कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये रिजल्ट सामने आता है? फिर सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या होता है कि हम एक इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को। वो एक इग्नोरेंस जो होती है ना, वो कुछ अर्से के बाद एक बहुत बड़ा सा मतलब हम कहेंगे प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि आपने ब्रश मिस किया, आपका दांतों में खाना फंसना शुरू हुआ, कैविटी फॉर्मेशन हुई। कैविटी जैसे जैसे फॉर्मेशन होती है, कैविटी की फॉर्मेशन होती है तो वो समझें आप उसको आम जबान में हम लोग कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया। उसके बाद स्मेल आना, ये एक सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो पेशेंट हमारे पास तब आता है जब वो कीड़ा दांतों की रूट्स तक, जहाँ पे उसकी पल्प होती है या जहाँ पे उसके नर्व्स होती हैं या हम आम ज़बान में कहते हैं नसों तक पहुँच जाता है कीड़ा। तो फिर हमारे पास वो हाथ रख के आते हैं क्योंकि उस टाइम उनको दर्द जो होता है वो बहुत शदीद हो रहा होता है और हम लोग उसके ऊपर फिर यही होता है कि हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। वही जो ट्रीटमेंट से पहले आप ब्रश से बच सकते थे या कोई भी ट्रीटमेंट्स से पहले आप अपने दांतों को सेव कर सकते थे, अब आपका ये कि आपको हर हाल में ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन हमने देखा है कि जब दांतों में दर्द होता है तो उस वक्त एहसास होता है कि दांतों में कीड़ा लग चुका है। इससे पहले कैसे पता लगेगा? एक इंसान नॉर्मल है, वो नहीं इसको देख पा रहा सही से, नहीं इसको भांप पा रहा सही से, तो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले देखिए से 2-3 आपके हैं सेल्फ। आप अगर अपने देखना चाहें तो आप ब्रश करते हुए आपको अगर ठंडा गर्म ज़्यादा लग रहा है तो आप समझ जाएंगे मेरे दांत में या कोई दांत में कहीं कैविटी में खाना फंस रहा है ये, या फिर आप एग्जामिनेशन करते हुए आपको फील हो कि दांत का कोई हिस्सा टूटा हुआ फील हो रहा है, आपको जैसे कोई शार्प हो गया है जिस
हम लोग शार्प एजेस कहते हैं, दांत के अंदर खाना फंसना शुरू हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप नोट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टूथपिक लेके साफ़ कर देते हैं। हमें जाके दफ़ा चेक कराना चाहिए, देखें यार यहाँ पे कोई खाना फंस रहा है, डॉक्टर साहब ये बताएं आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे हल्का सा ठंडा गर्म लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट तब आता है जब बेहद शदीद पेन में होता है, या उसका ट्रीटमेंट जो उसकी डिजीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है उसके लिए। अच्छा, एक तो अभी आपने जिस तरह जिक्र किया कि जो कीड़ा होता है वो अगर पल्स तक पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद एहसास होता है, होता क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? उसको कवर किया जाता है, फिल होता है, या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं दांत को? ठीक है सर, हमारे पास 3 स्टेप की होती है। डेंटल केरीज जो होती है 3 स्टेप में होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड के अंदर ये होता है कि हम उसको टूथपेस्ट देते हैं, हम कहते हैं ये टूथपेस्ट है, हम जैसे कि जिसमें फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होता है, एनेमल रिपेयर के आजकल टूथपेस्ट आते हैं, हम उनको वो देते हैं। उनको डिस्क्राइब करते हैं कि देखिए आपने एक दफ़ा ब्रश करना है, उसके बाद आपने जैसे टूथपेस्ट को दांतों के ऊपर लगा देना है, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर मोस्टली फ्लोराइड होता है, कैल्शियम होता है, वो दांतों को रिपेयर करता है। डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, रिपेयर्स के फार्मूलाज आते हैं और कुछ फ्लोराइड आते हैं, तो वो उसकी वजह से हम उनके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये रिपेयर वाले टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल अब सेकंड स्टेप के ऊपर आ जाए, अब मॉडरेट जब हो जाती है, सीवियर मतलब कि कैविटी फॉर्मेशन हो गई है, कीड़ा लग गया है, दांत का बहुत सारा हिस्सा लॉस हो गया है, तो उसके अंदर हम लोग फिर उनको एडवाइस करते हैं कि अब आपकी इसकी रिप्लेसमेंट होगी, जो भी आपका रिमूव करके जो कीड़े ने खा लिया है एरिया, या जो हमें टेरियस लीजन है उसको रिमूव करते हैं और उसकी जगह हम फिलिंग कर देते हैं। मतलब फिलिंग डिफरेंट टाइप की होती है, सिल्वर फिलिंग्स भी होती हैं, कॉस्मेटिक फिलिंग्स भी होती हैं, जिनका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। इसके बाद जो पेशेंट आता है लेट स्टेज के अंदर, उसे कहते हैं सीवियर टीरियस। सीवियर टीरियस रीजन जो होता है वो इस वेरी डिफिकल्ट होता है उसको रिमूव करना। उसकी वजह से अक्सर पेशेंट को पेन हो रहा होता है और सेंसिटिविटी के इशू होते हैं, पेन हो रहा होता है, टेंडर को परकशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हाथ लगाने से दर्द हो रहा है, ठंडा गर्म ज़्यादा लग रहा है, तो उस टाइम फिर हमें उसकी रेस्टोरेशन की तरफ जाना पड़ता है। रेस्टोरेशन से मुराद कि हमें रूट कनाल की तरफ जाना पड़ता है और प्लस उसकी फिर हमें ऊपर से फिलिंग एंड क्राउन एंड ब्रिज करना पड़ता है। अच्छा, कौन से एज के ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ से मुतासर होते हैं? हमने अमूमन देखा है कि बच्चों में ज़्यादा कैविटी होती है, मीठा, टॉफ़ी, च्युइंगम ये ज़्यादा खा रहे होते हैं। सर अब जो हमारे पास नया थोड़ा सा जो रिसर्च सर्वे आ रहे हैं उसमें छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मिड एज वाले पेशेंट्स में इतना नहीं आता, या ओल्ड एज में पेशेंट में आ रहा है। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रही है उसके अंदर बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ माँ बाप की तरफ से अवेलेबिलिटी ऑफ स्नैक्स और जंक फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। मतलब टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स उसकी ज़्यादा हो गई है और इजीली अवेलेबल हैं हर जगह पे, और माँ बाप अपने बच्चों को ले देते हैं तो और केयर नहीं करते। बच्चे आमतौर पर रात को सोते हुए एक टॉफ़ी खा ली, बिस्कुट ले लिए, तो उसमें बेसिकली शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और यही टेरिस लीजन को शुगर कंटेंट की वजह से ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो बच्चों में आमतौर पर ज़्यादा होता है, या फिर उन पेशेंट्स में जो पेशेंट केयर नहीं कर रहे होते, मिड एज में होते हैं, या उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। जो पेशेंट केयर कर रहे होते हैं वो अपने लेट 60-70s के अंदर भी उनको दांतों का पेन आमतौर पे नहीं हो रहा होता। अच्छा, इसमें कोई ऐसा फैक्टर होता है जो जेनेटिक हम अक्सर देखते हैं कि कहते हैं कि बचपन से इसके दांत ऐसे हैं या झड़ रहे हैं, आधे टूट चुके हैं, आधे रह गए हैं, तो ये जेनेटिक इशू होता है, इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है? देखिए, जेनेटिक इशू ये होता है कि पेशेंट को जो हम पेशेंट जो है उसको हम लोग जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है ना, हर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री होती है। पेरेंट्स के अंदर अगर टीरियस लीजन ज़्यादा है या फोर फादर्स के अंदर उनके टीरियस लीजन, दांतों का मसले ज़्यादा हैं, गम्स डिजीज़ हैं, तो पेशेंट को उसके जो पेशेंट की जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उनको हम स्पेशली तौर पे कहते हैं कि आप अपने फ्यूचर जनरेशन में ख्याल रखें, जो आपके बच्चे हैं उनको ख्याल रखें ताकि उनमें ये प्रॉब्लम ना हो। ओवरऑल डेंटिस्ट्री के अंदर इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि हम लोग अब इन चीज़ों को कवर करते हैं। अगर पेशेंट हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहे, पेशेंट हमारे पास फॉलोअप करता रहे, हम उसको करते हैं। क्योंकि पहले ये था कि पहले ट्रीटमेंट्स आर नॉट इजी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे, पेशेंट पेन होता था, एंटीबायोटिक्स नहीं थी, एनेस्थीसिया नहीं था, हमारे पास ड्रग की चॉइस कम थी। अब तो ये कि बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम किस्म की एंटीबायोटिक्स आ गई हैं हमारे पास। उसके अलावा ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा टाइप्स आ गई हैं, एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस वजह से हमारी जो ट्रीटमेंट्स हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, ऐसी बातों में अभी गम डिजीज़ का जिक्र निकला, जो अभी आपने ही कहा, और हम प्रोग्राम से पहले भी इस पर बात कर रहे थे। गम डिजीज़ एक्चुअल है क्या? क्या इसके सिम्टम्स होते हैं या क्या इसका ट्रीट होता है? अच्छा, गम डिजीज़ देखिए, एक होता है, हमने अभी बात की पहले तो हमने डेंटल केयर, जो दांतों के अंदर जो कीड़ा लगता है या उसकी बीमारी। अब दांतों को जो जिस चीज़ ने होल्ड किया होता है गम्स के अंदर या अपनी ओरल कैविटी, वो गम्स होते हैं। गम्स ने किया होता है, बोन और गम्स ने उनको ओरल कैविटी के अंदर मजबूती से होल्ड किया होता है।
और हम आपको बताइए हम दांतों के साथ कितना हैवी काम लेते हैं कि हम दांतों से बाइटिंग कर रहे हैं, रोस्ट खा रहे हैं, बहुत हार्ड हार्ड चीज़ें हम दांतों से तोड़ सकते हैं। अक्सर अब बेशतर पेशेंट कहते हैं जी हम अखरोट भी तोड़ लेते हैं, बिल्कुल हाँ। ठीक है, लेकिन अब ये होता है कि ड्रम्स जो होते हैं वो उसकी बेस आ गई है आपकी। अगर ड्रम की जो दांत की बेस खराब होना शुरू हो रही है, जैसे ड्रम्स खराब होना शुरू होंगे, तो उसमें क्या होगा, दांत आपके आहिस्ता आहिस्ता लूज होने शुरू हो जाएंगे। लूज़ होने का मतलब दांत हिलना शुरू हो गया, और जब दांत एक दफ़ा आपका लूज़ हो गया तो कोई भी हम लोग उसको दोबारा रिस्टोर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि दांतों की सफाई रखते हैं, क्लीनिंग दांतों की रखते हैं। हम अगर पेशेंट को इसमें गम्स डिजीज में आमतौर पे होता क्या है, आपको फील होता है कि जैसे आपने ब्रश किया आपको ब्लड आना शुरू हो गया मसूड़ों में। उसके अलावा आपको फील होता है कि आपके मसूड़े जो हैं वो थोड़े स्वेल हुए हैं। फिर आपको फील होता है कि गम्स के अंदर जो आपको है वो ठंडा गर्म और इस तरह की सेंसेशंस आ रही हैं। आपको फिर ये फील होता है कि गम्स जो हैं वो थोड़े स्वेल हो गए हैं, बड़े हुए हैं, और इनका कलर जो होता है वो आमतौर पे रेडिश हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। बिल्कुल हाँ। तो आपको ये लगता है कि गम्स स्वेल और थोड़े से आपको भारीपन सा फील होता है, लेकिन होता भी इसलिए कि गम्स आपके वो डिजीज़ के खिलाफ अपनी मतलब फ़ाइट कर रहे होते हैं, और फाइट के दौरान आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रिसेशन की तरफ आते हैं। ड्रम्स में आमतौर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जैसे ही आप ब्रश करते हैं आपको ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि दांतों के साथ साथ आपको वाइट रंग का कोई मटेरियल साथ दांतों के साथ चिपका हुआ है, या कोई भी ऐसे कलर का वाइट या हल्का ब्लैकिश कलर का मटेरियल चिपका हुआ है, या उसे हम कहते हैं कैल्कुलस, तो वो भी आपके डिजीज़ कॉज करता है। बेसिकली वो आपके ड्रम्स के लिए इरिटेशन करता है, और उसमें से कुछ एंजाइम लीक आउट होते हैं जो ड्रम्स को रिसेशन की तरफ ले जाते हैं, तो उसकी वजह से गम्स में अक्सर बेशतर आपको दर्द होता है। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि अगर दांत गम्स के साथ अगर थोड़ा सा लूज हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, मगर पॉसिबल है इसकी ट्रीटमेंट? देखिए उसकी भी 3-4 स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेज होती है स्टेज 1, स्टेज 1 के अंदर हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, स्टेज 2 के अंदर भी कर लेते हैं। 3 और 4 जो होती है वो मोबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें सेव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हो जाता है और सेव करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है 4 के अंदर तो डेफिनेटली हमें दांत निकालना पड़ता है, 3 के अंदर भी हमें देखना पड़ता है, लेकिन मोस्टली उसमें भी दांत की तरफ हमें निकालना होता है। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट उसकी करते हैं पोस्टीरियर दांतों के अंदर, पीछे के दांतों में हम सेव कर सकते हैं, आगे फ्रंट की तरफ बहुत मसला होता है। असल में बोन जो इन्फ्लेमेशन होती है वो अकेली ड्रम्स की नहीं होती, उसके नीचे बोन होती है, तो बोन भी अपनी जगह से इरिटेशन की वजह से वहाँ से रिमूव हो जाती है। तो दांत के इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो वहाँ से लॉस हो गया, तो दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल हम अक्सर देखते हैं कि जो पानी का इस्तेमाल बड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बोरिंग या वेल वाटर जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से फिर दांत झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये भी काफ़ी इफेक्ट करता है। इससे कैसे बचा जा सके फिर? देखिए सबसे पहले हमारी बात ये है कि जो आपने कहा वेल का वाटर या दूसरे जो हमारे ज़मीन में से जो पानी निकलता है उसके अंदर जो पीपीएम्स होते हैं, जिसे आम आवाज़ में टीडीएस कहते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो उसमें सॉल्ट की जो मिनरल्स की तादाद होती है ज़्यादा होती है। उसमें एक खास तौर पर सॉल्ट आता है जिसे हम फ्लोराइड कहते हैं। आम तौर पे फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसे ही होता है जैसे कैल्शियम का होता है। तो दोनों जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं बचपन के अंदर, तो वो बॉडी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती कि कैल्शियम कौन सी है और फ्लोराइड कौन सा है। तो उसके अंदर मिक्सचिंग जब करते हैं बॉडी दांत बनाने के लिए, तो वो आपके दांतों के अंदर इम्प्योरिटी आ जाती है। इम्प्योरिटी जो आती है वो आपके दांतों को कमज़ोर कर देती है। देखिए कैल्शियम की जो प्योर फॉर्म है उसका दांत, और जिसके अंदर इम्प्योरिटी शामिल हो रही कैल्शियम के साथ, तो वो बनने की वजह से आपके दांत सॉफ्ट हो जाते हैं और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो उसकी वजह से आपके दांतों का कलर भी येलो फील होता है, पेशेंट इरिटेशन भी होती है, एनेमल का जो आपके दांतों का जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना ज़्यादा मतलब हाई स्ट्रेन और हाई रेजिस्टेंस नहीं होता, उसमें अंदर निशान भी होते हैं, तो वो जल्दी शेड ऑफ होता है, जल्दी टूटता है, चिप ऑफ होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें टैप वाटर यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें जो भी आपके अवेलेबिलिटी है अच्छा जो पानी जो है नेचुरल वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। हाँ, कुछ इलाकों में हम आमतौर पे खारा पानी जो होता है वो ख़ास तौर पे अगर आपको लग रहा है कि पानी खारा है तो उसको अपने बच्चों को ना दें। अच्छा, जो फ़िल्टर पानी आते हैं जिस तरह से प्योरीफाई करने के बाद जो बड़े बड़े दावे सामने नज़र आते हैं हमें प्लांट्स के, तो उससे भी काफ़ी बीमारियां सामने नज़र आ रही होती हैं हमें। अक्सर हम देख रहे होते हैं लोग शिकायतें कर रहे होते हैं, हमारे दांतों में दर्द शुरू हो गया है, मसूड़े ख़राब हो गए हैं, या दांत झड़ रहे हैं, वही जैसे वेल वाटर वाला सिस्टम है। इसी तरह से फ़िल्टर में भी यही है, इसमें भी यही सीन है? सर देखिए इसको हम बारे में कुछ कह नहीं सकते। देखो दावे तो सारे लोग करते हैं, लेकिन एक सर्टन लेवल का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है WHO की तरफ से, हम अगर वो स्टैंडर्ड वाला पानी पी रहे हैं तो वो ठीक है। तो असल में दावे तो सारे करते हैं, फिल्टर पेशान वाले ये पानी ठीक है, लेकिन हमें खुद नहीं हम कह सकते। लेकिन जब भी TDS ज़्यादा होते हैं या उसमें सॉल्ट का कॉन्टेंट या इस तरह के मिनरल्स ज़्यादा होते हैं तो वो दांतों का प्रॉब्लम
बचपन में कॉज करते हैं, प्लस वो किडनीज के अंदर भी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, आपकी ओवरऑल बोन के अंदर भी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, क्योंकि बॉडी आपके एक सर्टन लेवल से ज़्यादा मिनरल्स को एक्सक्रीट नहीं कर पाती, तो वो बॉडी के अंदर कैल्सिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, उसको स्टार्ट जैसे जिसे हम कहते हैं पथरी बनना, आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट जगह पे पथरियाँ बनना शुरू होती है, तो वो प्रॉब्लम आपका स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि अब जिस तरह से हम देखते हैं आजकल नौजवान नस्ल जो है गुटखा, मावा, मुज़रसे जो चीज़ें हैं वो बहुत खाते हैं, इसकी वजह से मुंह में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर एक आम शख्स है, अगर वो नहीं भी खा रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ उसके मुंह में कुछ ऐसी चीज़ लग गई है जिसकी वजह से कैंसर के लेवल तक वो चीज़ जा रही है, क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि ये चीज़ आपके अगर लगती है मुँह में या मसूड़ों में डैमेज करती है तो कैंसर भी हो सकता है इससे, या सेप्टिक भी हो सकता है, क्या ऐसे वो चीज़ होती हैं? देखिए सर, हमारे जो हम लोग जो रिसर्च करते हैं उसके अंदर जो गुटखा, छालिया, इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो छालिया है उसके बारे में बताया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन प्रेजेंट है। टॉक्सिन से मुराद के ऐसे 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 केमिकल्स जो कैंसर की तरफ प्रमोट करते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें मिल के इसको इन्हेंस करती हैं। जैसे किसी आपने अभी शुरू में बात की थी जेनेटिक्स के ऊपर, जेनेटिक्स जिस पेशेंट की फैमिली के अंदर जेनेटिक्स के अंदर ट्यूमर का या इस तरह का कॉज है और वो पेशेंट के कभी हो सकता है ट्यूमर, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर वो पेशेंट ये चीज़ें इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर जो उसकी अक्रंस की जो रेट है वो 20 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा नॉर्मल पेशेंट के निस्बत। वो पेशेंट जिसके अंदर इस तरह की चीज़ें जो यूज़ करता है उसमें ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं। और वैसे भी फैमिली हिस्ट्री के अंदर आपको कैंसर्स हो सकते हैं, लेकिन ये कि ये चीज़ें उसको इन्हेंस कर देती हैं, पुट फारवर्ड कर देती हैं, उसको आगे तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है कैंसर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं इनसे हमें थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हम वाइड अप की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आखिर में छोटे से 2 सवाल हैं। एक तो ये कि अक्सर हम देखते हैं हर किसी की गैदरिंग में ऐसे होते हैं कोई ना कोई अशखास के जिनके मुंह से तो बू आ रही होती है, या वो सही तरीके से अपने आप को प्रॉपर तरीके से सही नहीं कर पाते हैं या ब्रश सही से नहीं कर पाते हैं। क्या करना चाहिए इस चीज़ से बचने के लिए वो, और एक खुद से अगर हम ट्रीट करना है अपने आप को तो क्या उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? असल में होता ये है सर, देखिए जैसे आप जाके किसी से मिलते हैं या किसी से मिलती हैं, अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है तो वो आपसे एक तो दूरी इख्तियार करेगा। अब उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दांतों की ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करें। देखिए होता ये कि पेशेंट जो अपने आप की अपनी डाइट की हैबिट्स को मेंटेन नहीं करता, जो पेशेंट अपने डाइट्स को कंट्रोल नहीं करता और वो अपने मील्स को कंट्रोल नहीं करता, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे पेशेंट अपनी, हम लोग पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि आप सुबह खाना खाएं, दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं। अगर वो अपनी हैबिट्स सही नहीं करता तो उसका क्या होता है कि जीआईटी अपसेट्स होता है और इसकी वजह से दांतों में भी प्रॉब्लम होता है। होता ये कि सर देखिए, जब आपकी हैबिट्स डिस्टर्ब होती हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। आपका ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा एसिड जो होता है वो इज़ डेंजरस फॉर द एनिमल, क्योंकि आप उसको, और फिर आपको ज़्यादा डकार आते हैं। तो जब डकार आपको ज़्यादा आते हैं, एक तो आपकी स्मेल जो दांतों का इशू है उसकी वजह से स्मेल जनरेट हो रही होती है, और ओवरऑल आपके दांतों में से और मसूड़ों में से जो आपने बताया ना गिंजाइटिस हुआ होता है उसकी वजह से स्मेल आ रही होती है। आपको फील होता है कि पेशेंट के मुँह से स्मेल आ रही है और आप उससे दूरी इख्तियार करते हैं और उसकी हाइजीन के बारे में आप क्वेश्चन करते हैं, यार क्या यह इंसान अपने आप को इस कदर साफ़ सुथरा रखता है भी है या नहीं रखता। तो ये जो चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद ज़ैद साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जो इस सूरत हाल है यकीनी तौर पे ये वो चीज़ें हैं जिस पे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे देंगे तो सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, आपका आने वाला कल भी अच्छा हो सकता है। और इसके साथ साथ जो जिस तरह से हम बात करें जेनेटिक के इशू, वो भी कुछ हद तक कवर हो सकते हैं और मेडिकेशन प्रॉपर तमाम मौजूद है, डेंटिस्ट मौजूद हैं, आप जाएं उनसे रिकमेंड करें और वो अच्छे तरीके से आपको आगाही दे सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।